Hello my dear students, I am Zainab Hassan and I am your science teacher. How are you all? I hope you are well at your home. So students, in our last video we have completed chapter 4 of class 8 science and that was materials, metals and non-metals. So today we are going to start chapter 12 that is friction. क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 12 पढ़ने जा रहे हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होता है? व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज दैट फोर्स विच अपोजेस मोशन. सपोज फॉर एग्जांपल, अगर कोई यू आर हैविंग अ क्रिकेट मैच देयर एंड यू आर अ बैट्समैन, आप बैटिंग कर रहे हैं और आपकी क्रिकेट बॉल आपने हिट करी है. सो व्हेनेवर यू हिट दैट बॉल, देन व्हाट हैपेंस? If the fielder is not touching that ball or he is not catching the ball, तो बॉल को ग्राउंड पर थोड़ी देर बाद अपने आप ही रुक जाएगी. और वो रुकी है, किसकी वजह से रुकी है? That is because of friction. For another example of that may be कि आपने एक heavy box है, एक heavy box को आप लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो और लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो being very heavy वो फ्रिक्शन के साथ कंबाइन होकर that doesn't move, वो मूवमेंट नहीं हो रहा है. तो anything which opposes motion, the force which opposes motion is called force of friction. तो फ्रिक्शन क्या हुआ? फ्रिक्शन वो फोर्स हो गई जो मोशन को अपोज कर रही है. कोई भी चलती हुई चीज जब अपने आप से रुक रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में मोशन में है, वो रुक रहा है, तो वो किस वजह से? That is because of friction. And friction के लिए आपको दूसरी बात ध्यान में रखनी है, friction is always in opposite direction to the motion. friction और motion जो है वो opposite direction में है. अगर motion हमारे यहाँ right से left की तरफ है तो frictional force will be from left to right. friction और motion always act opposite to each other. दोनों ही एक दूसरे के opposite होते हैं. Suppose मेरे पास ये डस्टर है, आई एम हैविंग दिस डस्टर, एक सरफेस मेरा ये हैंड हो गया, तो मैं इस डस्टर को पुश करने की कोशिश करूंगी विथ माय राइट हैंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो फ्रिक्शन क्या काम करेगा? लेफ्ट टू राइट काम करेगा और ये डस्टर रुक जाएगा और उसके बाद दोबारा से मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी इसको मूव करने के लिए. सो दैट इज फ्रिक्शन. कोई भी फोर्स जो कि मोशन के अगेंस्ट काम कर रही है, जो मोशन को अपोज कर रही है, दैट इज नोन एज अ फ्रिक्शन. वो फ्रिक्शन हो गया आपका. इसके बाद बात आती है सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शन, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं. बॉल का एग्जांपल आप ले सकते हैं. फुटबॉल है, फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो फुटबॉल को किक करेंगे, दूसरा प्लेयर उसको नहीं पकड़ पा रहा है, गोलकीपर नहीं देख पा रहा है उसको, देन ग्राउंड पे वो फुटबॉल रोल करती हुई एक बार रुक जाएगी. रुक रही है तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन रुक रही है वो. उसके बाद हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है? सो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स. फ्रिक्शन होता है 3 टाइप्स का एंड दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. 3 टाइप का फ्रिक्शंस होते हैं. One is the static friction, second one is sliding friction and the third one is rolling friction. अब है क्या ये तीनों जो फ्रिक्शन होते हैं, एक एग्जांपल से आप समझिए. सपोज मेरे पास ये डस्टर है, ये मेरा हैंड है. जब भी कभी ऑब्जेक्ट्स दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तब ये फ्रिक्शन वर्क करता है. कांटेक्ट फोर्स से फ्रिक्शन, जब तक ये कांटेक्ट में नहीं होंगे फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, ये रबिंग पे काम करेगा. ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है. अब सपोज आपके पास ये डस्टर है, ये मेरा हैंड है, तो ये यहाँ रखा हुआ है, देयर इज नो मूवमेंट इन बोथ ऑफ दीज. या आपके किसी ग्राउंड पे कोई हैवी बॉक्स रखा हुआ है, टेबल रखी है, चेयर रखी है, वो सब क्या है? दैट इज एन स्टैटिक फ्रिक्शन. मतलब जब मूवमेंट नहीं है ऑब्जेक्ट का ग्राउंड पर या किसी, जैसे यहाँ मैंने ये रखा हुआ है डस्टर, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ना मेरे हैंड में ना ही मेरे डस्टर पे, तो ये क्या हो गया? दिस इज नोन एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन. द फ्रिक्शन वेयर देयर इज नो मूवमेंट. स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, एट रेस्ट. जब चीजें रेस्ट पे है, मोशन है ही नहीं, उसमें रुकी हुई है, वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है स्लाइट मूवमेंट. जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये तो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन.
फिर मैंने अपने इस हैंड की हेल्प से इसको थोड़ा सा स्लाइड करने की कोशिश करी, तो ये क्या हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अदर, जब दूसरे पे स्लाइड करता है तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाया जाता है। किसी भी हैवी बॉक्स को आप अगर मूव नहीं कर पा रहे, मीन्स वो रखा हुआ है स्टेबल पोजीशन में, कोई दूसरा इसको नहीं उठाने आया, तब तक वो रेस्ट पे है, ठीक, मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन है। आपने उसको थोड़ा सा पुश किया, दैट विल बिकम अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर आप इसी में ही व्हील्स लगा दें, उस बॉक्स में जो बहुत हैवी बॉक्स होता है उसमें व्हील्स लगा दो, पहिए लगा दो, तो व्हील्स क्या होंगे, वो आसानी से उस चीज को लिफ्ट कर जाएंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर थोड़ा सा मूव किया, ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर मैं यहाँ पर व्हील्स लगा दूं तो ये बहुत आसानी के साथ तेजी से भागता हुआ चला जाएगा, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन इन विच द वन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अदर, दूसरे पे रोल कर रहा है, तो दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन सबसे हाईएस्ट होता है, यहाँ पे स्लाइड मूवमेंट होगा, ये होगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन कौन सा होगा, जब वो रोल करेगा दूसरे पे, रोल्स ओवर अदर। अब ये फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, मतलब मूवमेंट सबसे कम यहाँ पे है ही नहीं मूवमेंट, दिस इज द स्टेज वेयर देयर इज नो मूवमेंट, रेस्ट पे काम कर रहा है। जब थोड़ा सा मूवमेंट है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, और जब आपने वहां व्हील्स लगा दिए, बहुत तेजी के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर होता तो मूवमेंट नहीं होता, और मूवमेंट बहुत तेजी से, मतलब सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन होता है, उससे ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, और सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन के 3 टाइप्स है। नाउ वी हैव रीजन फॉर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन होता है इसका रीजन क्या है, किस वजह से फ्रिक्शन हो रहा है। वी हैव रीजन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का रीजन क्या है, तो ये जो फ्रिक्शन होता है, टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, बी ऑब्जेक्ट है सपोज दिस, एंड ए इज कैप्ट ओवर इट। एक ऑब्जेक्ट बी है, या फिर आप सपोज करिए ये ग्राउंड है, या सपोज दिस इज अ टेबल, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टडी टेबल, हमारी स्टडी टेबल है, हमने उस पर रखी हुई है अपनी बुक, ठीक है, ये टेबल पे हमने अपनी बुक रखी हुई है। हम क्या करेंगे, अगर वो बुक बहुत हैवी है तो वो क्या कर रही है, हम उसको मूव करेंगे, नहीं भी हैवी, लाइटर बुक भी है, तब भी हम हल्की सी फोर्स लगाएंगे अपने हाथ की, वो मूव करेंगे, बट जब वो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा वो फिर रुक जाएगी, हमें उसके लिए दोबारा से फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको मूव करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमने पुश किया और वो बुक चलती चली जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन हुआ मतलब हमने जो मूवमेंट करने की कोशिश करी थी वो वहां पर रुक गया, और यही कहलाया जाता है द रीजन ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसका क्या रीजन है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको सपोज दिस इज द एरिया, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये सरफेस और ये सरफेस दोनों पॉइंट जो है हमारे रब हो रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर, जैसे ये रब हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है, इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिकली और विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यहाँ माइक्रोस्कोप तो काम नहीं करेगा क्योंकि दीज ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी, तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जब हम इसको देखेंगे तो हम देखेंगे कि इस पार्ट में हमारे कुछ ऐसे रिजेस आ गए, दिस काइंड ऑफ इंटरलॉक इज सीन है। ये इंटरलॉक ही रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन के लिए, क्योंकि इसमें क्या किया इसने, सपोज ये मेरा हैंड है, यहाँ पे ये रिजेस है, रिजेस मतलब ये पॉइंट्स है, ये रफनेस है, फिर मेरा दूसरा हाथ, ये हाथ मेरा हो गया ये दिस वन बी, ये हो गया मेरा ए। जब हम इसको यहाँ ऐसे लाए, ए के ऊपर एक रखा, देन व्हाट हैपेंड, देन दीज रिजेस कंबाइंड विद ईच अदर एंड आवर हैंड्स बिकम इंटरलॉक्ड। हमारे हैंड जैसे ये इंटरलॉक हो गए हैं, ऐसे ही ये सरफेसेस इंटरलॉक हो जाते हैं। इनके इंटरलॉक होने की वजह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया है। यहाँ पे जैसे ऐसे था, ये ऐसे हो गया, तो अब मूवमेंट नहीं है, यहाँ मूवमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड, मूवमेंट हैज बीन अपोज्ड। तो यही फ्रिक्शन का रीजन है कि जो सरफेसेस होती हैं, उन दोनों सरफेसेस जहाँ पे रबिंग हो रही है, उन दोनों सरफेसेस के बीच में जो पॉइंट जो उनको ज्वाइन कर रहा है, उनके अगर हम उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो वहां पे कुछ रिजेस, कुछ फरोज, ऐसे स्ट्रक्चर आ सकते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं, ऐसे सपोज एक ऐसे है, फिर दूसरा इसी में ही ज्वाइन हो जाता है, लाइक दैट।
अब उससे क्या हुआ, अब ये फिक्स हो गया, फिक्स हो गया तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो दिस इज द रीजन ऑफ फ्रिक्शन. नाउ वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? सो द फ्रिक्शन इज अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स. फ्रिक्शन जो होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जो फैक्टर्स को अफेक्ट हो रहे हैं इसमें वो क्या है? फर्स्ट वन इज द फोर्स विद विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर. फोर्स, फोर्स कौन सी? फोर्स वही फोर्स है, जैसे सपोज एक हेवी बॉक्स है, मैं उसको लिफ्ट करने की कोशिश करूंगी तो वो लिफ्ट नहीं हो पाएगा मुझसे, बिकॉज दैट इज वेरी हैवी. अगर मेरे साथ 2-4 लोग और आ जाएंगे एंड देन वी टुगेदर नीड टू पुश दैट बॉक्स, देन व्हाट विल हैपन? वो जो बॉक्स है दैट विल स्टार्ट मूविंग. क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा हो गई है वहां पे. हमारा जो वेट है दैट्स आल्सो काइंड ऑफ फोर्स, वो भी फोर्स है. ये फ्रिक्शन और वेट दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाती है. दिस वेट इज एडेड टू द फ्रिक्शन. इसी वजह से हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करना टिपिकल होता है, लाइटर ऑब्जेक्ट्स को मूव करना इजी होता है. तो ये वो फोर्स है. जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, मैं अकेली लगा रही हूँ, कम फोर्स है. बहुत ज्यादा उसमें ज्वाइन हो गया मेरे साथ, वो ज्यादा फोर्स है. तो उस फोर्स पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन. सेकेंड वन इज नेचर ऑफ सरफेस. नेचर ऑफ सरफेस क्या होता है? नेचर ऑफ सरफेस होता है कि सरफेस आपका रफ है या स्मूथ है. अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन होगा हमारा ज्यादा और ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी. और अगर हमारा सरफेस है स्मूथ, तब क्या होगा? स्मूथ हमारा जो फ्रिक्शन होगा वहां पे वी विल हैव दो काइंड ऑफ सरफेसेस है, रफ एंड स्मूथ. अगर स्मूथ फ्रिक्शन है तो मूवमेंट बिकम्स इजी. आपने खुद भी देखा होगा, अगर कोई स्मूथ सरफेस है हम आसानी से वहां चल रहे हैं, बट अगर रफ सरफेस है तो हमारा मूवमेंट जो होता है थोड़ा टिपिकल हो जाता है. एक एग्जांपल से समझिए इस चीज को, रफनेस और स्मूथनेस को. आपको एक ब्रिक लेना है, यू हैव टू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रिक. ईंटा जो होता है, तो उस ब्रिक में क्या है, जिससे दीवार बनती है ईंट से, उस ईंट पर ब्रिक कहते हैं उसको. उस ब्रिक पर अगर आप एक पॉली बैग जो कि बहुत स्मूथ है वो रैप करते हैं, तब उसको एक स्प्रिंग बैलेंस में बांधते हैं, तब उसमें लेस फोर्स होती है. वहां आपको नोट करनी है कि कितनी फोर्स है. सपोज दैट इज 50 न्यूटन. फर्स्ट केस में जब हमने पॉलीथीन बैग से बाउंड किया, उसको रैप किया, उसके बाद हमने वो पॉलीथीन बैग हटा दिया है. पॉलीथीन बैग हटाने के बाद हमने ब्रिक को एज इट इज स्प्रिंग बैलेंस में हैंग किया है. देन व्हाट हैपेंस, वो फोर्स हमारी ज्यादा आती है. सपोज दिस 100 न्यूटन. और अगर हम उस ब्रिक को थर्ड केस में जूट बैग से कवर कर देंगे तो जूट बैग ज्यादा रफनेस प्रोवाइड करेगा. ज्यादा रफनेस प्रोवाइड करेगा तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ पे आ जाएगा उसका, एंड दैट विल बी 200 न्यूटन वहां पे फोर्स लगेगी. सो दीज आर द एग्जाम्पल. ये आपकी बुक में भी एग्जाम्पल गिवन है. द पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक रिड्यूसेस फ्रिक्शन. पॉलीथीन फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है क्योंकि स्मूथ बन गया है. जो अनकवर्ड ब्रिक है उसमें थोड़ा सा ज्यादा फ्रिक्शन आता है. और सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कब आता है? जब जूट बैग वहां पर है. सो स्लाइडिंग सरफेस रफ इन कंपैरिजन टू अनकवर्ड ब्रिक्स. रफ सरफेस से ज्यादा स्मूथ सरफेसेस पे होता है. सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन.
फ्रिक्शन, रब करने से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ है, वहां हीट जनरेट हुई है। तो हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होने से क्या होगा, टू अवॉइड ओवरहीटिंग मशीन्स, मशीन्स के केस में ये ओवरहीटिंग हमारे लिए हार्मफुल है, वहां पे बॉल बियरिंग लगाए जाते हैं, बॉल बियरिंग आर द एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, एंड रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ फ्रिक्शन, और वहां हीट भी कम जनरेट होगी। थर्ड वन इज इट रिजल्ट्स इन वियरिंग एंड टेयरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो दो सर्फेसेस कांटेक्ट में होते हैं वो जल्दी खराब होने के चांसेस है, डैमेज होने के चांसेस है, क्योंकि एक दूसरे को रब कर रहे हैं तो हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट होने से वहां डैमेज क्रिएट होगा। फोर्थ वन इज इवन द मेटालिक पार्ट्स ऑफ मशीन्स वियर आउट ऑन रबिंग अगेंस्ट एन अदर। ये वही चीज है कि इससे वियर एंड टेयर बहुत होता है, फ्रिक्शन कॉजेस वियर एंड टेयर। पहला क्या हो गया, इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द व्हीकल, सेकंड वन इज इट जनरेट्स हीट, third one is it causes wear and tear of the object. So these are the harmful effects of friction. I hope you understood all these content well. So in our next video we will talk about rest of the topics of this chapter. Till then, have a very nice day.